वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है मियोसिस। पिछली क्लास में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। माइटोसिस को बोल रहे थे हम इक्वेशनल डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शनल डिवीजन के बारे में जो कि होता है मियोसिस। It is the division of diploid germ cell that reduce chromosome number by half forming haploid daughter cells जिसको हम गैमीट बोलते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता था कि जैसे ये 2n सेल है, इससे जो डॉटर सेल बनेंगी ये भी हमारी 2n रहेंगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, इसलिए हम माइटोसिस को बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम मियोसिस की। तो मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि इसमें जो 2n सेल होती हैं, जो 2n सेल है हमारी मियोसिस के अंदर, जो 2n सेल है उससे हमारी बन जाती हैं हैप्लोइड सेल बनती हैं और 4 हैप्लोइड सेल बन जाती हैं। और ये वाली जो सेल है जो कि हैप्लोइड सेल बनी है इनको बोलते हैं हम जर्म सेल। जर्म सेल, ओके। जर्म सेल या फिर सेक्स सेल या फिर गैमीट। तो ये वाली जो सेल है डिप्लॉइड वाली सेल्स के अंदर हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन होकर हमारी हैप्लोइड सेल बन जाती है और ये वाली जो डिवीजन हुआ इस डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस होता तो जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते और एक सेल हमारी 2 सेल में डिवाइड होती, ये था माइटोसिस। और ये वाला है हमारा मियोसिस। तो माइटोसिस तो हमारी नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है और जो मियोसिस होता है ये वाली हमारी डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल से हैप्लोइड सेल बन रही है। जब भी गैमीट बनाने की बात आए, गैमीट फॉर्मेशन करने की, तो उस जगह पर हमारा मियोसिस काम में आता है। मियोसिस से हैप्लोइड डॉटर सेल बनती हैं। एक जो सेल होती है उससे 4 हैप्लोइड डॉटर सेल बनेंगी। जब गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बनते हैं उस टाइम पर मियोसिस का यूज होता है। इससे क्या होता है कि हैप्लोइड फेज आ जाता है। जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म में उसमें हैप्लोइड फेज आ जाता है और इससे के फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोबारा से डिप्लॉइड हो जाता है। इससे हैप्लोइड फेज आ जाता है लाइफ में। हैप्लोइड फेज जो हमारा स्पर्म वाला फेज था, हैप्लोइड फेज आ गया। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए मियोसिस होना जरूरी है क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनते हैं और गैमीट हमेशा हैप्लोइड होते हैं। अब गैमीट जब आपस में फ्यूज होंगे तो उससे डिप्लॉइड फेज आ जाएगा और डिप्लॉइड फेज का मतलब जाइगोट बन गया। तो अब की फीचर्स देखते हैं मियोसिस के। मियोसिस के की फीचर्स क्या हैं? तो पहला की फीचर है कि मियोसिस के अंदर 2 बार साइकिल होती है। मतलब जो एम फेस है मियोसिस के अंदर 2 बार आता है। फर्स्ट वाला जो एम फेस आता है उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, फिर आता है मियोसिस सेकेंड। अच्छा, इसमें जो लेकिन डीएनए जो डबल होता है वो एक ही साइकिल में होता है। मतलब डीएनए एक बार डबल होगा लेकिन एम फेस 2 बार आएगा। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं और उससे रिकॉम्बिनेशन होता है उनके बीच में। दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मियोसिस के अंदर 2 बार एम फेस आता है। अगर माइटोसिस होता तो नॉर्मल सेल साइकिल में पहले G1 फेस आता, उसके बाद S फेस आया, फिर G2 फेस आया, फिर M फेस आ गया। ये तो माइटोसिस है। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में G1 आएगा, S फेस भी आएगा, G2 फेस भी आएगा और यहाँ पे पहले M1 फेस आएगा और M1 फेस के बाद हमारा M2 फेस आएगा। M1 फेस आएगा और M1 फेस के बाद M2 फेस आएगा। तो यहां पर M फेस 2 बार आता है। ये है हमारा मियोसिस और ये है हमारा माइटोसिस। तो माइटोसिस में M फेस बस एक बार आता है, यहां पर M फेस 2 बार आता है। इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना लेते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम बनते हैं, जब प्रोफेस में क्रोमोसोम बनते हैं तो क्रोमोसोम जो है आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और वो आपस में एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। G1 फेज आता है, G1 के बाद S फेज आया, S फेज के बाद G2 फेज आया, G2 फेज के बाद पहले मियोसिस फर्स्ट आएगी और फिर मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस 2 आएगी और मियोसिस 2 के लास्ट में जाकर हमें
4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, मतलब एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मिलती है हमें मियोसिस के अंदर। अगर माइटोसिस की बात करें तो उसमें एक सेल से 2 सेल मिलती हैं, चाहे हैप्लॉइड, अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड लेंगे तो दोनों हैप्लॉइड बनेंगी, और पेरेंट सेल अगर डिप्लॉइड लेंगे तो दोनों सेल डिप्लॉइड बनेंगी। तो पहले मियोसिस फर्स्ट आएगी, मियोसिस फर्स्ट का हम प्रोफेज फर्स्ट आएगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के बाद एक थोड़े टाइम के लिए इंटरकाइनेसिस आती है, इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अभी इन्हीं सारे फेसेस को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है ये टिपिकली लॉन्गर होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है इसको हमने फर्दर 5 और फेजेस में डिवाइड किया है, जैसे लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, इसके बाद डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन्हीं 5 फेजेस को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है और प्रोफेज फर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर इसको हमने 5 और फेजेस में डिवाइड कर दिया, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 1 बाय 1 करके इन 5 फेजेस को अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं लिपोटीन के बारे में। लिपोटीन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का फर्स्ट फेज है, जिसमें जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेंगे। और दूसरा काम यहां पर होगा कि जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हो जाएगा। जैसे ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर जो इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स थे, अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेंगे। अब यहां पर इनका क्रोमोसोम बन चुके हैं और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लिपोटीन में याद रखना है बस 2 काम हो रहे हैं। एक तो जो क्रोमोसोम है वो बन रहा है, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बन रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो रहा है, बस। अब बात करते हैं अगली स्टेज की, जो है जाइगोटीन। जाइगोटीन को बोलते हैं जाइगोनीमा। ये वाली जो स्टेज है जाइगोटीन वाली स्टेज, इसमें लिपोटीन वाली में जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स थे उससे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब जाइगोटीन वाली स्टेज में क्या होगा कि जो वो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स ऐसे पेयरिंग कर लेंगे और उस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से, जैसे ये हमारी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है इसका, और न्यूक्लियस के अंदर लिपोटीन वाली स्टेज में ही क्रोमोसोम बन चुके थे। ये क्रोमोसोम बन गए। अब 2-2 क्रोमोसोम मिलकर आपस में पेयरिंग बना लेंगे। जैसे इन 2 क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग कर ली, इन 2 क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग कर ली। अब पेयरिंग करके ये चिपक गए एक दूसरे से। इस पेयरिंग करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये दोनों ऐसे चिपक गए, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस हो गई। और साइनेप्सिस होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। जो एक जैसे क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम आपस में ऐसे पेयरिंग कर लिया और पेयरिंग करने को बोलते हैं साइनेप्सिस। और इस साइनेप्सिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे यहां देखो, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में सबसे पहले लिपोटीन वाली स्टेज आई जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बन गए। अब ये क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में इन्होंने पेयरिंग कर ली और इस पेयरिंग करने को एक दूसरे से चिपक गए। इन दोनों को पेयरिंग करने को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस हो गया जाइगोटीन वाली स्टेज में। अब इसके बाद साइनेप्सिस करने के बाद एक जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इन 2 जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो आपस में क्या लगे, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाए जाएंगे। एक क्रोमोसोम्स ये, दूसरा वाला क्रोमोसोम ये, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है वो सेकंड वाले क्रोमोसोम्स का होमोलोगस क्रोमोसोम है।
तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, फिर उस एक पेयर को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। अब अगली स्टेज आती है हमारी पैकाइटीन। पैकाइटीन वाली जो स्टेज है वो लिपोटीन और जाइगोटीन से थोड़ी बड़ी फेज होता है, और इस फेज के अंदर जो हमारा बाइवेलेंट बने थे वो टेट्राड्स में स्प्लिट हो जाते हैं। देखो एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बन गए लिपोटीन वाली स्टेज में, सबसे फर्स्ट वाली स्टेज में। सेकंड वाली स्टेज जाइगोटीन, उसमें जो दो क्रोमोसोम है उन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली, इन दोनों क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग कर ली। ये क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग कर ली, और इस पेयरिंग करने की प्रोसेस को, ये बीच में प्रोटीन आ गई जो इन दोनों को ऐसे चिपका रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस करने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट बोल रहे हैं। और ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इनके अंदर कितने क्रोमेटिड्स हैं? तो ये क्रोमोसोम्स कितने क्रोमेटिड्स से मिलकर बनाए? एक क्रोमेटिड, एक दूसरी क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, और ये वाले क्रोमोसोम भी दो क्रोमेटिड से मिलकर बनाए, एक क्रोमेटिड और दूसरी क्रोमेटिड। तो टोटल कितनी क्रोमेटिड हो गई? 4 क्रोमेटिड हो गई। तो बाइवेलेंट के बाद 4 क्रोमेटिड से मिलकर बने ये, तो इन 4 क्रोमेटिड्स को बोलते हैं हम ये टेट्राड बन गए। ठीक है, तो यही यहां पे दे रखा है कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाते हैं क्रोमेटिड्स में, और इस स्टेट को बोलते हैं टेट्राड। क्योंकि 4 क्रोमेटिड है तो इसलिए यहां पर टेट्राड बन गया। अब यहां पर होता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। तो क्या होता है कि जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स के यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है मैं समझाता हूं, यहां देखो। तो जैसे एक हमारी सेल है, इस सेल के अंदर ये एक हमारा क्रोमोसोम है और ये एक हमारा क्रोमोसोम है। तो ये दो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि आपस में ऐसे प्रोटीन से चिपके हुए हैं। और इस चिपकने की प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं, जो कि जाइगोटीन वाली स्टेज में हुई थी। अब चिपकने की प्रोसेस को साइनेप्सिस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको बाइवेलेंट भी बोलते हैं, और बाइवेलेंट के अंदर हमारे 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए इसको टेट्राड भी बोल रहे हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड। अब इन दो क्रोमोसोम में ये वाली जो दो आर्म है इसकी, ये इस क्रोमोसोम की आर्म है, ये इस क्रोमोसोम्स की आर्म है। तो टोटल अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में देखें तो हम 4 और 4 8 आर्म है और 4 क्रोमेटिड है। इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 क्रोमेटिड है और 8 आर्म है। ठीक है, अब इसमें पूछे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं। तो ये वाला क्रोमेटिड, जो रेड वाले दोनों क्रोमेटिड्स हैं, वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर मैं बात करूं कि ये ग्रीन वाला क्रोमेटिड और ये रेड वाला क्रोमेटिड, ये आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक तो ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, और यहां पर है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब होगा क्या कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की आर्म है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी इस तरीके से। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जो दो आर्म है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना, जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है और रेड वाला क्रोमोसोम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहां पर फॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहां पर फॉर्म हो गया, और यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में जो ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम है, उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल रेड वाले के पास चला जाएगा, और रेड वाले का जेनेटिक मटेरियल ग्रीन वाले के पास चला जाएगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ
जेनेटिक मटेरियल। किस किस के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है उसके ऊपर थोड़ा रेड वाला क्रोमोसोम्स का पार्ट आ जाएगा, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसके ऊपर थोड़ा ग्रीन वाले क्रोमोसोम का पार्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर हो गया। यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया। ये कौन सी स्टेज में हो रहा है? पैकाइटिन वाली स्टेज में हो रहा है। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर समझ में आया। अच्छा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब रिकॉम्बिनेशन जो कंप्लीट हो जाता है तो हो जाते हैं कि पैकाइटिन वाली जो स्टेज है हमारी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन रिकॉम्बिनेशन करने के लिए, यानी क्रॉसिंग ओवर करने के लिए एक एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ये नाम याद रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने क्या करा है, सबको अगर मैं समराइज करूं तो एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ये क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर अब ये हमारे क्रोमोसोम बन गए। ऐसा कौन सी स्टेज में हुआ? लिपोटीन वाली स्टेज में। जो फर्स्ट वाली स्टेज थी लिपोटीन वाली स्टेज में ऐसा हो गया, फर्स्ट स्टेज में ऐसा हो गया। अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम थे, इन दोनों क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग कर ली, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इन्होंने पेयरिंग कर ली। और पेयरिंग करने की प्रोसेस को साइनेप्सिस, और इससे जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसको बोला साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दोनों क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट या फिर टेट्राड्स, क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स हैं इसके अंदर तो इसलिए इसको टेट्राड बोल रहे हैं। अब अगली चीज, तो इतना सब कुछ हो गया हमारा जाइगोटीन वाली स्टेज में। तो पैकाइटिन वाली स्टेज में जो वो क्रोमोसोम्स हैं, एक ये क्रोमोसोम, दूसरा वाला मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं कि अच्छे से समझ आए। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनाते हैं, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने को बोलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो गया। और यहां पर एक एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम्स का नाम है रिकॉम्बिनेज। तो यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, तो पैकाइटिन वाली स्टेज हो गई। अब अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली स्टेज है हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वाली स्टेज में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो हमारा अलग होना स्टार्ट होता है। वो सब जगह से अलग हो जाते हैं, बस उस जगह से अलग नहीं होते जिस जगह पर उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस टाइप का स्ट्रक्चर। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये इसको मैं ऐसे ग्रीन कलर से दिखाऊं तो यहां पर हमारा इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है। एक क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा पार्ट करके इस वाले क्रोमोसोम पे चला गया, और इस वाले क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट कट के इस वाले क्रोमोसोम पे चला गया। अब इन दोनों क्रोमोसोम ने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन वाली स्टेज, जिसमें कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, ये जो बीच में इनके प्रोटीन थी जो कि इन दोनों को चिपका के रख रही थी, अब ये क्रोमोसोम अलग होने स्टार्ट होते हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारी डिप्लोटीन वाली स्टेज है, इस वाली स्टेज में ये जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे, बस उस जगह से अलग नहीं होंगे जिस जगह से वो जुड़े हुए थे, इस जगह से जुड़े हुए हैं। और बाकी ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम अलग हो गया, ये क्रोमोसोम अलग है। अब ये बीच में से जुड़े हुए नहीं है, बस उस जगह से जुड़े हुए हैं जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम चार्जमाटा। तो क्या हुआ कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है जो बना था, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं चार्जमाटा। तो चार्जमाटा बनता है हमारा डिप्लोटीन वाली स्टेज में।
पैकाइटिन वाली स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम है उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया था। डिप्लोटीन वाले में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जो दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, वो क्रोमोसोम्स सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं और बस उस जगह से सेपरेट नहीं होते जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ था। मतलब अगर एक क्रोमोसोम है ये और दूसरा क्रोमोसोम है हमारा ये, तो ये सब जगह से अलग हो गए, बस इस जगह से अलग नहीं हुए, इस जगह से साथ में जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं कि एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चास्माटा। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट की जो oocytes होती हैं, oocyte एक टाइप की सेल्स हैं जो कि सेक्स सेल्स हैं जिनसे आगे जाकर हमारा ओवम बनेगा। जो ओवम बनाने वाली सेल्स हैं वो वाली सेल्स कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर इसी स्टेज के अंदर डिप्लोटीन वाली स्टेज के अंदर जाकर रुक जाती हैं और इस स्टेज के अंदर वो कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक भी रह सकती हैं। जैसे हमारे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो oocyte वाली सेल्स हैं वो इसी स्टेज में जाकर अरेस्ट हो जाती हैं और जब तक फीमेल अपनी मैच्योर नहीं होती तब तक वो oocyte वाली सेल्स इसी स्टेज में रहती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो चास्माटा है वो भी हमारा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चास्माटा, यहां पर चास्माटा भी खत्म हो जाता है। और चास्माटा का मतलब एक क्रोमोसोम ऐसे था, दूसरा क्रोमोसोम हमारा ऐसे था। ये सब जगह से अलग हो चुके हैं, बस इस जगह से जुड़े हुए हैं जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे चास्माटा और चास्माटा हमारा डिप्लोटीन वाली स्टेज में बना था। अब डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में क्या होगा कि ये चास्माटा भी सेपरेट हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। इसके बाद रेड वाला क्रोमोसोम अलग हो गया और जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है वो हमारा अलग हो गया। लेकिन इन्होंने दोनों ने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रखा है, तो रेड वाले क्रोमोसोम्स के पास जो है कुछ पार्ट ग्रीन वाले क्रोमोसोम का रहेगा और ग्रीन वाले क्रोमोसोम के पास कुछ पार्ट रेड वाले क्रोमोसोम का रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। और क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया था। तो अब जो चास्माटा है वो तो सेपरेट हो गया, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जो इन्होंने एक्सचेंज करा था वो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही एक्सचेंज रहेगा। तो जो डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस के बाद हमारे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे और ये ऐसी स्टेज में आ जाएंगे। अब यहां पर जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट होना शुरू होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे और उसके बाद जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। जैसे ये एक हमारी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर एक क्रोमोसोम, ये इस क्रोमोसोम्स का ये जो आर्म है यहाँ पर रेड रंग का एक हमारा ये दूसरे वाले क्रोमोसोम्स का पार्ट लगा हुआ है। क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम आपस में मिले थे तो इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया था। अब क्रॉसिंग ओवर कर लिया था तो इस वाले क्रोमोसोम्स के पास कुछ पार्ट जो है रेड वाले का है, इस वाले के पास कुछ पार्ट ग्रीन वाले का है। अब यहाँ पर आकर ऐसा हो गया। अब जो डाइकाइनेसिस वाली स्टेज है उसमें चास्माटा भी खत्म हो गया, जो ये जुड़े हुए थे इस जगह से वो भी खत्म हो गया, और उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी खत्म हो गई। और यहां से जो हमारे सेंट्रोजोम है, इन सेंट्रोजोम से हमारे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो गए और ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स को वो ऊपर चला जाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम हमारा नीचे आ जाएगा। वो स्टेज में होगा हमारा मेटाफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ है कि सबसे पहले हमारी लिपोटीन वाली स्टेज में जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गए। जाइगोटीन वाली स्टेज आई। जाइगोटीन वाली स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्होंने पेयरिंग कर ली और पेयरिंग करने की प्रोसेस को साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस करके जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन्हें बाइवैलेंट बोलते हैं, या फिर यहां पर 4 क्रोमेटिड्स हैं इसलिए इसको टेट्राड बोल रहे हैं। अब पैकाइटिन वाली स्टेज में जो ये 2 आर्म है इन क्रोमोसोम्स की, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आर्म है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और क्रॉसिंग ओवर कर लेंगी, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगी। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद अगली स्टेज आएगी हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वाली स्टेज में जो
साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो खत्म होना स्टार्ट होगा और सब जगह से खत्म हो जाएगा, बस उस जगह से खत्म नहीं होगा जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चास्माटा। चास्माटा बनने के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में चास्माटा भी सेपरेट हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी हमारी खत्म हो जाती है उसमें। और इसके बाद जो हमारे दो क्रोमोसोम्स थे, एक क्रोमोसोम ऐसे था और दूसरा वाला क्रोमोसोम हमारा ये था। इस क्रोमोसोम्स के पास थोड़ा सा पार्ट जो है वो रेड वाला पार्ट है, इस क्रोमोसोम्स के पास थोड़ा सा पार्ट ग्रीन वाला पार्ट है। और यहां पर हमारे सेंट्रोजोम है, इन सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट करेंगे, इन सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट करेंगे। यहां पर आकर हमारी जो हमारी फर्स्ट वाली प्रोफेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेटाफेस फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। अब मेटाफेस फर्स्ट में क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और स्पिंडल क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाएंगे, जिससे मेटाफेस प्लेट बन जाएगी और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो अटैच हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम से। यहां पर क्या हो रहा है, मेटाफेस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है, ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। इन दोनों क्रोमोसोम ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करा था, क्रॉसिंग ओवर करा था, ठीक है। अब यहां से सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स निकले और स्पिंडल फाइबर निकलकर यहां से भी स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। ये सेंट्रोजोम एस फेज में हमारे डबल हो गए थे और यहां से स्पिंडल फाइबर हमारे निकल रहे हैं और ये स्पिंडल फाइबर इनसे आकर जुड़ रहे हैं इस तरीके से। और भी यहां पर क्रोमोसोम होंगे, एक क्रोमोसोम ये है, इन दोनों क्रोमोसोम ने भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इनसे भी जाकर जुड़ रहे हैं और ये वाले स्पिंडल फाइबर इनसे जाकर जुड़ रहे हैं। अब होगा क्या, यहां पर आकर हमारा मेटाफेस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इतनी स्टेज आ जाती है मेटाफेस फर्स्ट में। अब मेटाफेस फर्स्ट के बाद आगा एनाफेस फर्स्ट। एनाफेस फर्स्ट में क्या होगा कि यहां से ये वाले जो क्रोमोसोम थे वो नीचे चले जाएंगे, ये वाले क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे। मियोसिस माइटोसिस की तरह यहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, बस पूरा क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा और पूरा क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। तो यानी जो दो क्रोमोसोम है वो ऊपर की तरफ, दो क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो एनाफेज वाली स्टेज में क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो उनके साथ जुड़ी रहेंगी और सेंट्रोमियर यहां पर टूटेगा नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दो क्रोमोसोम ऐसे थे जिन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था, ये दो क्रोमोसोम ऐसे थे जिन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था। इसके बाद ये वाले दो क्रोमोसोम एक साइड चले गए और दो क्रोमोसोम नीचे आ गए। माइटोसिस होती तो सेंट्रोमियर टूट जाता और आधा क्रोमोसोम ऊपर जाता, आधा क्रोमोसोम नीचे आता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि पूरा क्रोमोसोम ऊपर चले गए, पूरे क्रोमोसोम नीचे चले गए। तो टोटल सेल में 4 क्रोमोसोम है, 4 में से 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए और 2 क्रोमोसोम नीचे आ गए। तो एनाफेज फर्स्ट में देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होने लग रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम तो ऊपर जा रहे हैं और 2 क्रोमोसोम नीचे आ रहे हैं। एक सेल में टोटल 4 क्रोमोसोम है, तो ऊपर की तरफ बस कितने क्रोमोसोम गए हैं, 2 क्रोमोसोम गए हैं और नीचे की तरफ 2 क्रोमोसोम गए हैं। लेकिन क्रोमोसोम यहां पर स्प्लिट नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रोमियर है वो ऐसे ही एसोसिएटेड रहा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों क्रोमोसोम जिन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था, इन दोनों क्रोमोसोम ने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था, इसलिए इन क्रोमोसोम को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहां पर आकर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर चला गया, दूसरा नीचे आ गया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर सेपरेट हो गए। जिसके होने से क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने से जो एक क्रोमोसोम है ऊपर आ गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया, जबकि जो सेंट्रोमियर है वो ऐसे ही एसोसिएटेड रहा। तो 4 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए और 2 क्रोमोसोम नीचे आ गए। ऐसा होता है हमारा एनाफेज फर्स्ट में। अब अगली स्टेज पे चलते हैं।
जो कि है टीलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में जो 2 क्रोमोसोम ऊपर गए थे, वो 2 क्रोमोसोम ऊपर जाके उन्होंने अपना न्यूक्लियस बना लिया, नीचे वाले क्रोमोसोम ने अपना न्यूक्लियस बना लिया। इस तरीके से ये एक सेल, इस सेल में 2 क्रोमोसोम ऊपर गए, इस तरीके से। ये वाला एक क्रोमोसोम ऊपर गया और ये वाला एक क्रोमोसोम ऊपर गया मान लेते हैं। इनका एक, जो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक यहां पे नीचे आया और एक यहां पर ऊपर आया। इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था, तो इसके पास इसका थोड़ा रेड पार्ट रहेगा। इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर किया था, तो इसके पास इसका येलो पार्ट रहेगा, इसके पास इसका ये पार्ट रहेगा और इसके पास इसका ये पार्ट रहेगा। अब टीलोफेज में क्या होगा, ये वाले जो क्रोमोसोम है ये ऊपर जाकर अपना एक न्यूक्लियस बना लेंगे, नीचे वाले सेल क्रोमोसोम ने अपना एक न्यूक्लियस बना लिया। तो टोटल यहां पर 2 न्यूक्लियस बन गए, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। और दोनों न्यूक्लियस जो है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है। वरना अगर पूरी सेल के अंदर देखें तो 4 क्रोमोसोम है, इन न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम, इन न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम। और इसके बाद थोड़ी सी एक स्टेज आएगी जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में जो सेल हैं वो डिवाइड होकर 2 हमारी सेल बन जाएंगी। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और एकदम से मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 में भी हमारे 4 फेज हैं। बिल्कुल जो मियोसिस 2 है, जो मियोसिस सेकंड है, वो मियोसिस सेकंड बिल्कुल सेम टू सेम हमारा माइटोसिस की तरह होती है। इसके अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये सारे के सारे फेज बिल्कुल माइटोसिस जैसे हैं, एकदम उसके डुप्लीकेट हैं। तो बात करें सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की। तो प्रोफेज फर्स्ट में जैसे साइटोकाइनेसिस होती है, जैसे मियोसिस फर्स्ट जब खत्म होती है तो मियोसिस खत्म होने के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है, और मियोसिस सेकंड में सबसे पहले आता है प्रोफेज सेकंड। और प्रोफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और दोबारा से जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बन जाते हैं, और फिर दोबारा से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो दोबारा से वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेटाफेज सेकंड की। मेटाफेज सेकंड भी बिल्कुल माइटोसिस वाले मेटाफेज सेकंड की तरह है, जिसमें कि जो एक सेल है, इस सेल के अंदर इक्वेटर पर आकर क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम, ये हमारा इस तरीके से क्रोमोसोम अलाइन हो गए। अब यहां से जो सेंट्रोसोम है, यहां से काइनेटोकोर्स के क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स से जाकर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। इतना काम हो गया मेटाफेज सेकंड में। अब मेटाफेज सेकंड के बाद अगला आता है हमारा एनाफेज सेकंड, और एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर टूट जाएगा। एनाफेज सेकंड में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और आधा जो क्रोमोसोम होगा वो ऊपर चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। तो एनाफेज सेकंड में जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये छोटे होने स्टार्ट होंगे, और जो आधा क्रोमोसोम होगा वो यहां पे लग गया और आधा जो क्रोमोसोम है वो नीचे चला गया। बिल्कुल सेम जैसा हमारा माइटोसिस में हो रहा था, बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा है एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा था, वहां पे पूरा क्रोमोसोम ऊपर जा रहा था, और एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर टूटता है जैसे कि हमारा माइटोसिस में होता है। ठीक है, तो आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए। जो बीच में से कट कर आधा, जो एक सिस्टर क्रोमेटिड थी ऊपर चली गई, आधी सिस्टर क्रोमेटिड हमारी एक क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम हमारा 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना है, तो उसमें से जो एक सिस्टर क्रोमेटिड है वो ऊपर चली गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड हमारी नीचे चली गई। इसके बाद जो ऊपर वाली सिस्टर क्रोमेटिड है उन्होंने अपना न्यूक्लियस बना लिया, नीचे वाली सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपना न्यूक्लियस बना लिया, और दोबारा से इसके अंदर हमारे जो भी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, वो सारी चीजें रिफॉर्म हो गई, और फिर साइटोकाइनेसिस हुई, और ये वाली सेल 2 सेल में हमारी टूट गई। अगर ओवरऑल स्टेप देखें पूरे मियोसिस के, तो इसमें देखते हो मियोसिस में सबसे पहले अगर मैं बताऊं, इसको समझते हैं। जैसे हमारी एक सेल है, एक मैं चार्ट में दिखा रहा हूं इसको,
सबसे पहले आएगा हमारा G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G2 फेस के बाद M1 फेस, ये वाला हमारा M1 फेस आया। M1 के बाद M2 फेस आया और छोटा सा बीच में आता है एक फेस जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये वाला फेज हमारा M2 वाला फेज है, ठीक है। M1 फेज के अंदर फिर फेज आया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, P1, M1, A1, T1। इसके बाद हमारा इंटरकाइनेसिस आया। इंटरकाइनेसिस में एक सेल दो में टूट गई। उसके बाद अब यहां से इंटरकाइनेसिस के बाद हमारे पास डायड ऑफ सेल हो गई, दो सेल हो गई और उसके बाद हम M2 मियोसिस 2 में एंटर करते हैं। मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के बाद अब यहां पर आती है हमारी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो हमारी दो सेल यहां पे टूटी थी, अब दो सेल वो चार में टूट जाएंगी। इसको अगर मैं पूरी एक सेल से स्टार्ट करूं, ये एक हमारी सेल है। ये सेल अभी G1 फेस में गई। G1 फेस के अंदर इसने अपने आप को बड़ा करा। S फेस में गई। S फेस में इसने अपने DNA को डबल कर लिया। उसके बाद G2 फेस में गई और G2 फेस में भी इसने अपने आप को बड़ा करा और मियोसिस के लिए तैयार करा। अब यहां से वो चली गई मियोसिस फर्स्ट में एंटर हो गई और मियोसिस फर्स्ट में आया सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। ये सेल है हमारी, ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में है। प्रोफेज फर्स्ट में इसके साथ सबसे पहले जो इसका क्रोमेटिन था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गए और ये हुआ हमारा लिपोटीन वाली स्टेज में। फिर उसके बाद जाइगोटीन वाली स्टेज आई। जाइगोटीन वाली स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उन्होंने पेयर बना लिए और साइनेप्सिस हो गया और एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अगली स्टेज आती है पैकाइटिन वाली स्टेज, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। अगली वाली स्टेज आती है हमारी डिप्लोटीन वाली स्टेज में सब जगह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, बस जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह से अलग नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम चास्माटा बन गया। अगली वाली स्टेज आती है हमारी डाइकाइनेसिस, उसमें दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, पूरी पैकाइटिन के अंदर ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। पूरी पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब कुछ हो गया। तो थोड़ा सा जो पार्ट है इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम पर आ गया और थोड़ा सा पार्ट इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम पर है। पैकाइटिन के बाद अगली स्टेज आई हमारी, ओके, ये पैकाइटिन हो गई। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद इस फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, जो हमारे ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा वाला क्रोमोसोम ये है। इस पे अंदर कुछ पार्ट हमारा इसका है और इसके पास कुछ पार्ट इसका है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ था। अब यहां से जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे वो इससे जाकर अटैच हो गए और इस वाले के स्पिंडल फाइबर इससे जाकर अटैच हो गए। और यहां से होगा क्या कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इनको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। अगले स्टेज आएगी एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर एक क्रोमोसोम हमारा ऊपर चला गया, ये वाला क्रोमोसोम मान लो, इसको इसने खींचा है तो ये वाला जाएगा। एक क्रोमोसोम हमारा ऊपर चला गया और एक हमारा क्रोमोसोम नीचे रह जाएगा। इसके पास थोड़ा सा पार्ट इसका है क्योंकि ये इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। एनाफेज के बाद अगली स्टेज आई हमारी टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, ऊपर वाले क्रोमोसोम ने अपना इधर न्यूक्लियस बना लिया, नीचे वालों ने अपना न्यूक्लियस बना लिया। ऊपर वालों का अपना न्यूक्लियस है, नीचे वालों का अपना न्यूक्लियस है। उसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में ये सेल हमारी डिवाइड हो गई, इसका अपना न्यूक्लियस, उसका अपना न्यूक्लियस। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी मियोसिस 2। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 आया।
प्रोफेज 2 में इन दोनों सेल को, एक सेल ले लेते हैं हम या फिर दोनों ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं, एक से ही मैं दिखा देता हूं, दूसरी सेल में भी बिल्कुल सेम वही चीज होगी। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम बन गए, जो हमारा ये थे हमारा जो क्रोमेटिन बन गए थे, न्यूक्लियस बन गया था, उससे फिर दोबारा से क्रोमोसोम बन गए। अब ये क्रोमोसोम हमारे, देखो क्रोमोसोम जो थे वो हाफ हो गए मियोसिस फर्स्ट में ही, क्योंकि आधा क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे नीचे आ गए। जैसे यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो यहीं पर मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में आकर हमारे क्रोमोसोम जो है हाफ हो गए सेल में। अब इस सेल में अगर क्रोमोसोम देखें तो इसमें 1 क्रोमोसोम है, इसमें 1 क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम देखें तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे। अब मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में आ गए हम। प्रोफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स बन गए और क्रोमोसोम्स बनने के बाद ये क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेज प्लेट बना ली और इक्वेटर पे अलाइन हो गए, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स हमारे निकल रहे हैं जो कि इससे जाकर लग गए। ये आ गया मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 आया। एनाफेज 2 में जो आधा क्रोमोसोम है वो टूटकर इधर की साइड आ गया, और आधा जो क्रोमोसोम है वो हमारा टूटकर इधर की साइड आ गया। आधा क्रोमोसोम ऊपर, आधा क्रोमोसोम नीचे, और जो ऊपर वाले क्रोमोसोम थे उन्होंने अपना न्यूक्लियस बना लिया, नीचे वालों ने अपना न्यूक्लियस बना लिया, और फिर यहां पर साइटोकाइनेसिस हुई और ये वाली सेल 2 सेल में हमारी टूट गई। ये एक सेल, ये एक सेल। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? इस सेल के पास भी एक है, इस सेल के पास भी एक है, इस सेल के पास एक, इस सेल के पास भी एक, क्योंकि यहां पर जो है सेंट्रोमियर टूटा है और यहां पर सेंट्रोमियर नहीं टूटा है। अब यही चीज यहां पे दे रखी है, जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये वाले क्रोमोसोम और ये वाले क्रोमोसोम। प्रोफेज फर्स्ट में इन्होंने होमोलोगस पेयरिंग बनाई और हमारा क्रॉसिंग ओवर वगैरह वो सब चीजें करी। लिपोटीन स्टेट आई, जाइगोटीन आई, पैकाइटीन आई, डिप्लोटीन आई, डाइकाइनेसिस स्टेट आई। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आया, जिसमें पूरा क्रोमोसोम ऊपर चले गए, पूरे क्रोमोसोम नीचे आ गए। जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हुए हैं, यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, पूरे क्रोमोसोम नीचे चले गए। जैसे यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज फर्स्ट में भी 4 रहेंगे। एनाफेज फर्स्ट में 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 2 क्रोमोसोम नीचे आ गए। पूरी सेल के अंदर अभी भी 4 हैं। टीलोफेज फर्स्ट आया, ऊपर वालों ने अपना न्यूक्लियस, नीचे वालों ने अपना न्यूक्लियस बना लिया, और उसके बाद एक छोटी सी स्टेज आई टेलोफेज के बाद, जिसे बोला इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में सेल डिवाइड हो गई, यहां पर 2 सेल बन गई। अब इस वाली सेल के पास जो हमारे क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमोसोम है, नीचे वाली सेल के पास भी 2 क्रोमोसोम है। अब ये वाली सेल फिर हमारी मियोसिस 2 में एंटर कर गई, यहां से आई हमारी मियोसिस 2। मियोसिस 2 यहां तक हमारी चल रही है मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस 2 में एंटर कर गई ये वाली सेल, और मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद प्रोफेज सेकंड आया। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम बन गए। फिर मेटाफेज सेकंड आया। मेटाफेज सेकंड में वो 2 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं। अब ये 2 क्रोमोसोम हमारे सेंटर पे जाकर अलाइन हो गए, इक्वेटर पे जाकर अलाइन हो गए, मेटाफेज प्लेट बन गई। अब एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में से स्प्लिट हो गए। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है वो बीच में से टूट गया। ये क्रोमोसोम है हमारा, इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये बीच में से टूट गया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो ऊपर भी उतने ही रहे, नीचे भी उतने रहे, मगर उसका डीएनए कंटेंट आधा हो गया। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, क्योंकि ये बीच में से टूट गए हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हो, 2 क्रोमोसोम ऊपर, 2 क्रोमोसोम नीचे। ऊपर वाले क्रोमोसोम ने अपना न्यूक्लियस बना लिया और उन्होंने अपना न्यूक्लियस बनाकर फिर साइटोकाइनेसिस कर ली। नीचे वाले क्रोमोसोम ने अपना न्यूक्लियस बनाया और उन्होंने फिर साइटोकाइनेसिस कर ली। तो ऊपर वालों की से एक हमारी एक सेल बन गई, नीचे वालों से एक ये सेल बन गई, ऊपर वालों से अपनी सेल, नीचे वालों से उनकी अपनी सेल। तो टोटल हमें 4 सेल मिल गई, और ये चारों जो सेल हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये बिल्कुल पेरेंट जैसी नहीं है। पहली बात तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। तो मियोसिस में हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अगर बात करें माइटोसिस की तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। यहां से यहां तक हुआ है, ये सिंपल पूरी माइटोसिस हुई है। जैसे यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 2 थे। ये मियोसिस सेकंड जो है, मियोसिस सेकंड एक टाइप का बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही है।
जैसे यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 थे और यहां पर आकर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही हैं। तो बिल्कुल जैसे माइटोसिस में हो रहा है बिल्कुल सेम होता है मियोसिस सेकंड में, बस मियोसिस फर्स्ट अलग है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। दूसरी चीज मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 5 और हमारे फेज आते हैं, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अच्छा, तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के मियोसिस क्यों होती है और मियोसिस के क्या फायदे हैं। तो मियोसिस का जो पहला फायदा है वो है ये है कि इट कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। जो हर स्पीसीज के एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर है वो मियोसिस की वजह से है। ये किस तरीके से, इस तरीके से, यहां देखो कि जैसे हमारा एक नॉर्मल बॉडी है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम है, ये मेल है और ये हमारी फीमेल है, ठीक है। अब इसके अंदर मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, जिससे कि स्पर्म बन गया 23 क्रोमोसोम का और इसका ओवम बन गया 23 क्रोमोसोम का। अब मियोसिस हुई है यहां पर और यहां पर भी मियोसिस हुई है, यहां पर भी मियोसिस हुई है, तभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से 23 हो गए, 46 से 23 हो गए। अगर माइटोसिस होती तो सेम क्रोमोसोम रहते, लेकिन मियोसिस हुई है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। और वैसे भी ये हमारी जर्म सेल हैं जिनको सेक्स सेल बोल रहे हैं, ये गैमीट है हमारे, और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और गैमीट मियोसिस से पैदा होते हैं। अगर डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनानी है तो हमें मियोसिस करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में मिल गए और एक नई सेल बनी जिसको बोला हमने जाइगोट। और जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम होंगे। तो नया जो हमारा बेबी है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, जो कि हमारे मेल के पास थे, फीमेल के पास थे। तो इस स्पीसीज के पास 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे हमेशा। अगर सोचो मियोसिस ना होती, अगर यहां पर माइटोसिस हो जाती तो यहां पर क्रोमोसोम भी 46 रहते, 46 के 46, 46 के 46 और 46 आपस में मिलते तो बेबी के पास 92 क्रोमोसोम हो जाते। तो ऐसे हर स्टेप पे हर बार जितनी बार रिप्रोडक्शन होता क्रोमोसोम का नंबर डबल होता रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नेचर के अंदर मियोसिस एग्जिस्ट करती है जिससे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीसीज के अंदर कंजर्व रहते हैं। दूसरा हमारा मियोसिस का फायदा है कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। मियोसिस के अंदर जो पैकाइटिन वाली स्टेज है, पैकाइटिन वाली स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, जिसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व था, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व था। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था, तो कुछ पार्ट जो था एक क्रोमोसोम का वो कट के दूसरे वाले क्रोमोसोम पे लग रहा था, मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था। इसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन में क्या होगा कि जो नई वाली जो सेल बन रही है वो नई वाली सेल पेरेंट की सेल से थोड़ी सी अलग होंगी, और ये थोड़ी सी अलग वाली जो सेल है, थोड़ी सी अलग, हर स्टेप पे थोड़ी अलग, इससे आगे चल के बहुत बड़ा इवोल्यूशन होगा। तो मियोसिस का इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा रोल है कि स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंजर्व रखने में मियोसिस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो यहां पर ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।